हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन ऑपरेट करता है? राइट, हमारा ब्रेन। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे ब्रेन की हम टेक केयर करें। अब वो कैसे करेंगे? जैसे किसी भी मशीन की हम टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम मैकेनिक से ठीक भी करवाते हैं। सेम वे हमारा ब्रेन होता है कि हमें ब्रेन में अकोमुलेटेड पुराने थॉट पैटर्न्स को या बैड मेमोरीज को एज ए डस्ट रिमूव करते रहना चाहिए, उसकी कंडीशनिंग करते रहना चाहिए, एनर्जाइज करते रहना चाहिए। एंड इन केस की कोई प्रॉब्लम है या इशू है तो हमें ब्रेन के मैकेनिक से बात करनी चाहिए। राइट, तो हेजिटेट नहीं होना चाहिए किसी से बात करने के लिए अगर आपको कोई इशू है जो आपको बोदर कर रहा है। एंड इसी चीज को हेल्प करने के लिए ये बुक है, एनर्जाइज योर माइंड। इस बुक को मैंने अभी रिसेंटली रीड किया है, बहुत अच्छी बुक है। गौर गोपाल दास जी इसके ऑथर हैं। गौर गोपाल दास जी की पहले भी मैंने एक बुक रीड की है, दिस इज लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। बहुत अच्छी बुक है। उस बुक को रीड करके भी मुझे बहुत मजा आया था। तो उस बुक को रीड करने के बाद जब इस बुक की पब्लिशिंग के बारे में मुझे मालूम हुआ तो आई वॉज श्योर कि हाँ, इस बुक से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि वो पहले वाली बुक का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आप उस बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका रिव्यू और समरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने उसको रिव्यू और समराइज किया हुआ है। एंड इस बुक को 2023 यानी कि इसी साल में पब्लिश किया गया है। एंड आई एम एडिशनली वेरी हैप्पी कि मुझे गौर गोपाल दास की हैंड साइंड कॉपी मिली बिकॉज ऑफ क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड पे मैंने इसको प्री ऑर्डर किया था और वहां से मुझे इसकी हैंड साइंड कॉपी मिल गई। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू क्रॉसवर्ड ऑल्सो। ऑथर ने इस बुक को 300 पेजेस में लिखा है, 15 चैप्टर्स हैं और उन 15 चैप्टर्स को 4 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अबाउट मी एंड माय माइंड, कि मेरे थॉट्स का मेरे माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। एंड सेकंड कंसेप्ट, जो सेकंड पार्ट है, वो है अदर्स एंड माय माइंड, कि दूसरे लोगों का और मेरे माइंड का क्या रिलेशन है। थर्ड पार्ट इज माय माइंड एंड अदर्स माइंड, मेरा दूसरों के माइंड से क्या रिलेशन है। एंड फोर्थ पार्ट इज मी, माय माइंड एंड द यूनिवर्स, की पूरी यूनिवर्स से मेरे माइंड का क्या कनेक्शन है। जब इन चारों पार्ट्स को आप रीड कर लेते हैं तो हमारे माइंड के हर एस्पेक्ट को आप समझ जाते हैं कि क्या कनेक्शन है आपका खुद के साथ, क्या कनेक्शन आपका दूसरों के साथ, और कलेक्टिवली ये जो यूनिवर्स है ये आपके माइंड को, आपको कैसे इफेक्ट करती है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, this book is must read for you if you want to energize your mind, you want to understand your brain, it's working in a better way, or you are dealing with some kind of things which is bothering you। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को एड्रेस भी नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता है हो क्या रहा है। तो ये बुक आपको उन सब चीजों को समझने में भी हेल्प करने वाली है। डू गिव इट ए ट्राई, इट्स अ गुड बुक, यू विल नॉट रिग्रेट रीडिंग इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक से जो मेरे की टेकअवेज हैं वो क्या हैं, उनको सुन के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस बुक में आपके रीड करने के लिए कुछ है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द की टेकअवेज फ्रॉम दिस वंडरफुल बुक। सबसे पहला जो कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है हमारे इमोशंस के बारे में। ऑथर ने हमें एक पिरामिड बना के समझाया है कि आप कैसे अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज फील, सेकंड इज डील एंड थर्ड इज हील। तो फील मीन्स कि हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको समझना, बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट, यू हैव इमोशंस। आपको बाहर से लोग कितना बोलते हैं, बी स्ट्रोंग, क्राई नहीं करना, ऐसे नहीं करते, इट्स ओके। मतलब यार ठीक है, आप दूसरों के सामने नहीं क्राई कर सकते, बट उन इमोशंस को फील करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर नॉट अ मशीन, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन है, इंसान है तो तकलीफ तो होगी, और उस तकलीफ को महसूस करना, फील करना बहुत जरूरी है। फील करने के बाद आपको उसके साथ डील करना है कि वो जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं वो इमोशन क्या हैं। उन इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है कि क्या इमोशन आप फील कर रहे हैं और क्या उसके पीछे रीजन है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दोज थिंग्स। बहुत बार लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि आप बिजी रहिए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बट बिजी रहना क्या होता है, एक टेम्परेरी
डिस्ट्रैक्शन है किसी भी प्रॉब्लम से, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि आप अपनी फीलिंग्स को डिप्रेस करते जा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा कि वो प्रॉब्लम कब इतनी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने इशू को, इमोशंस को फील करें, उनसे डील करें और उनको हील भी करें। प्रॉपरली एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपको समझने में हेल्प होगी। एक फार्मर था, किसान। तो उसका बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा करता था बात बात पे। अब किसान ने सोचा इसके गुस्से की आदत तो पड़ गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना ये बाद में बहुत परेशान होगा। किसान ने अपने बेटे को कहा कि एक काम करो बेटा, जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें कुल्हाड़ी लेनी है और ये कील लेनी है, इसको लेकर जो खेत की फेंस है उस पर ये कील गाड़ देनी है। जितनी बार तुम्हें गुस्सा आएगा दिन में, उतनी तुम्हें कील गाड़नी है। बेटे ने कहा ठीक है पापा, आई डू दैट। तो वो जितनी बार गुस्सा आता वो कील गाड़ता। तो उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे कील गाड़ना से ज्यादा इजी है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूं। और उसने गुस्सा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे उसकी कील कम होती चलेगी। फिर उसने जिस दिन एक भी कील नहीं ठोकी, उस दिन जाके उसने अपने फादर को बताया कि पापा, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, वो जितनी भी कील हैं अब मैं एक भी कील नहीं गाड़ रहा हूँ लकड़ी में। उसके पापा ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर कहा कि वेरी गुड बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जिस दिन भी गुस्सा नहीं आता है उस दिन एक कील जाके निकाल लेनी है। उस बेटे ने अपने पापा को कहा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। और अब उसने क्या किया, रोज एक एक कील निकालनी शुरू की। और जिस दिन सारी कील उसने वापस निकाल ली, तो उसने जाके फिर अपने फादर को बताया कि पापा, मैंने सारी कील निकाल लिए हैं। फिर उसके पापा ने कहा कि ठीक है, अब जाके जहां तुमने कील गाड़ी थी वहां जाकर एक बार चेक करो कि क्या हुआ है। वहां जाकर वो देखता है कि उस लकड़ी में होल अभी भी एज इट इज हैं। तो उसके फादर ने फिर समझाया कि बेटा, जिस तरह से तुमने वहां कील गाड़ी, फिर वहां से निकाल भी ली, वैसे ही निकालने के बाद उस लकड़ी में होल फिर भी रह गया। तो हमारे ब्रेन पर या दूसरों को जब हम कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि दूसरों को नेगेटिव इफेक्ट होता है या हमें होता है कोई भी चीज का नुकसान, तो हमें लगता है कि हमने सॉरी बोल दिया तो वो हील हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो निशान यहाँ पर रह जाते हैं। अब इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। आप उससे रिकवर कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। आपको रिकवर करने के लिए टाइम लगेगा और आपको उसके लिए अपने से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील योर इमोशंस, टू डील विद योर इमोशंस एंड टू हील योर इमोशंस। इवन इस बुक में इमोशंस की एक लिस्ट दी गई है जिससे यू कैन आइडेंटिफाई कि आपको कौन कौन से इमोशंस हैं जो प्रेजेंटली फील हो रहे हैं। एंड आपको एक वर्कशीट भी मिलती है, एक्सरसाइज भी मिलती है, जिसकी हेल्प से आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने इमोशंस का। टू गिव इट ए ट्राई। सेकेंड पॉइंट आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोगों को आजकल इतना सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कोई घूमने जा रहा है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है। लोगों को देख के हम खुद से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें अपनी सेल्फ वर्थ कम लगने लगती है। हमें लगता है कि उन सब ने इतना कुछ अचीव कर लिया और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, बाकी सबने इतना कुछ कर लिया है। तो इस चीज से भी डील करना बहुत जरूरी है। और इससे डील कैसे करेंगे, क्योंकि हम सब लोग बिल्कुल बहुत अलग हैं, हम सेम नहीं हैं, हमारी खुद की जर्नी है। और इससे डील करने के लिए हमें दूसरों से ज्यादा अपनी लाइफ पे फोकस करना सीखना होगा चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड की हैबिट इसमें आपकी हेल्प कर सकती है इन डीलिंग विद द फियर ऑफ मिसिंग आउट। थर्ड पॉइंट इज डीलिंग विद योर माइंड। हमारा माइंड ना एक बच्चे की तरह होता है। आपने देखा किसी छोटे बच्चे को, वो जब मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें जो भी दिखाई देता है, मुझे ये भी चाहिए मम्मा, मुझे ये भी चाहिए डैडी। तो हमारा माइंड भी वैसे ही है। हम जब बाहर देखते हैं ना चीजें, तो हमें लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी कर लूं। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए? हमारे लिए सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि हम बच्चे को इग्नोर कर देते हैं जब हमें पता है कि वो फालतू की जिद कर रहा है। कई बार हमें बच्चे को प्यार से बिठा के समझाना होता है कि बेटा ये सही नहीं है। तो वैसे हमें अपने ब्रेन को भी समझाना होगा कि क्या उसके लिए सही है और क्या नहीं है। तो हमें अपने ब्रेन को बच्चे की तरह ट्रीट करके और उसे समझाना होगा।
नेक्स्ट जो आता है वो फोर्थ पॉइंट, दैट इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। आज के वर्ल्ड में सब लोग फोकस करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके आप दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इमोशनल इंटरडिपेंडेंस जो है वो सबसे ज्यादा बोदर करती है। कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता है। आपको वैलिडेशन चाहिए दूसरों से कि मैंने जो किया है वो सही किया है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। दिस इज इमोशनल इंटरडिपेंडेंस। तो इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट होना सीखना होगा, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आप खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई और आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। एंड दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि कोई और हमेशा आके हमें टाइम दे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, हमारी फीलिंग्स को समझे, तो वो हमें छोड़ना होगा। एक्सपेक्टेशंस जितना हम कम रखेंगे, हम उतना ज्यादा हैप्पी रहेंगे। हमारे देश में क्या है कि फ्री की, मुफ्त की सलाह, जो बिना मांगी सलाह ना बहुत ज्यादा मिलती है। ओपिनियंस दूसरों के हर चीज पे, आप कुछ भी कर लो, आपको बिना पूछे ही ना 10 लोग सलाह देने आ जाएंगे कि ये ऐसा है, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी सलाह को, किसके ओपिनियन को आपको सुनना है और किसको इग्नोर करना है। This will help you to decide and be emotionally independent. Okay, आ जाओ। आउच। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपको जरूरत है तो आपको किसके पास एडवाइस के लिए जाना है और किसके पास नहीं जाना है। जिसके पास आप एडवाइस के लिए गए हैं उन्हीं की एडवाइस सुने, बाकी बहुत सारे लोग जो बिना मांगी सलाह देते हैं उनको इग्नोर करना भी सीखना होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है डीलिंग विद पास्ट। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो चुका है दैट इज पास्ट, और पास्ट में आप विजिट कर सकते हैं। इट इज अ गुड प्लेस टू विजिट बट नॉट टू ड्वेल देयर। डू यू नो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट इस वर्ल्ड में क्या है? दैट इज आवर ब्रेन। और अपने ब्रेन को अगर हमने नेगेटिव थॉट से या पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से स्टफ करके रखा हुआ है तो वी आर वेस्टिंग दैट space. So declutter all those bad experiences, declutter all those bad memories. अपने पास्ट को declutter कीजिए एंड स्पेस बनाइए अपनी लाइफ में नई चीजों के लिए, अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। सिक्स पॉइंट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर मुझे लोगों को ये समझाना है कि आपको एक काम जरूर सीखना चाहिए, देन इट विल बी द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बार हम लोग क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं एंड देन वी से द सेंटेंस कि आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को सामने वाले को समझाना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। एंड सेम वे दूसरा जो कह रहा है उसे इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन के अंडर ही हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कौन से वर्ड्स चूज करते हैं किसी बात को कहने के लिए। जो पॉजिटिव वर्ड है ना, वो चाहे हम दूसरे को बोल रहे हैं चाहे हम खुद को बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमें पॉजिटिवली। सेम में नेगेटिव वर्ड्स इफेक्ट करते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। सोलमन आइलैंड पर क्या होता है कि लोग पेड़ नहीं काटते हैं, वो पेड़ों के पास जाकर रोज नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो वो नेगेटिव वर्ड्स के कारण धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाते हैं और खुद ही गिर जाते हैं, उनको पेड़ काटने नहीं पड़ते। सो यू कुड इमेजिन द इफेक्ट ऑफ नेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स। इवन ट्रीज पर भी वो इफेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो कि हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट होता है। तो अगर हम किसी और को या अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो हमें भी वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब पॉजिटिव वर्ड्स की पावर मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। आपको याद है रामायण में हनुमान जी अपनी सारी पावर्स भूल गए थे, फिर जामवंत जी ने उनको बताया था कि रिमेम्बर, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने स्ट्रोंग हैं, आप ये कर सकते हैं, आप उड़ सकते हैं, आप इतने विशाल रूप धारण कर सकते हैं। और उन पॉजिटिव वर्ड्स की पावर्स के कारण हनुमान जी को याद आया अपनी सारी शक्तियां भूली हुई। उन पॉजिटिव वर्ड्स के कारण वो उस समुंदर को लांघकर दूसरी तरफ लंका में गए भी और वापस भी आए सेफली। तो
कितना इमेंस इफेक्ट होता है उस पॉजिटिवनेस का जो हम दूसरों को कहते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या खुद से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चूज पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। 7th पॉइंट इज, आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है या घमंड है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी रेखा होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड के बीच में। स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और युधिष्ठिर को सब लोग पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा, तुम एक काम करना, कल मेरे पास आना। उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम बताया और कहा कि साथ में तुम एक ऐसे इंसान को लेकर आना जो तुमसे ज्यादा अच्छा हो। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं लेके आऊंगा। एग्री हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर, कल इस टाइम पर तुम्हें मेरे पास आना है और अपने साथ एक ऐसे इंसान को लेके आना जो तुमसे बुरा हो। युधिष्ठिर ऑल्सो एग्रीड। नेक्स्ट डे उस डिफाइंड प्लेस एंड टाइम पर कृष्ण जी पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों आ जाते हैं। तो कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछते हैं और दुर्योधन से पूछते हैं कि आप दोनों तो अकेले ही आए हैं, आपके साथ जो मैंने एक एक व्यक्ति को लाने के लिए कहा था वो कहाँ है। तो पहले दुर्योधन जवाब देता है, वो कहता है कि मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा ही नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो, तो मैं किसी को अपने साथ इसलिए नहीं लाया, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि आप अपने साथ किसी को क्यों नहीं लाए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई अच्छाई ना हो, इसीलिए मैं अकेला ही आया हूँ, मुझे सब में अच्छाई दिखाई दी है। सो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि सी दुर्योधन, दिस इज द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। तुम्हारी सोच क्या है, इसके कारण ही लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और इसके कारण ही सभी युधिष्ठिर को अप्रिशिएट करते हैं। सो हेयर कम्स द थिंग कि दुर्योधन को खुद पर घमंड था, उसे लगता था कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, बाकी सब में कोई ना कोई कमी है। और युधिष्ठिर को लगता था कि पूरी तरह से कोई भी बुरा नहीं है, सब में कोई ना कोई अच्छाई जरूर है। तो हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। वैसे बताने को बहुत कुछ है इस बुक में से, लेकिन मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ, फिर आपको बुक को रीड करने में भी मजा नहीं आएगा। तो ये मेरे कुछ की टेक अवेज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यू रीड दिस बुक एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।